नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे। हमारी टीम ने आज आपके लिए कई सारी खबरें देखी, समझी और उनमें से कुछ हम खबरें लेकर आए हैं। उनकी फुल एक्स-रे रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आज बड़ी और अहम खबरें कौन सी होंगी जिनकी एक्स-रे रिपोर्ट हमने तैयार की है? आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि आज की एक्स-रे रिपोर्ट में क्या रहने वाला है। तो आज की एक्स-रे रिपोर्ट आपके सामने। पहली चाल में ही विपक्ष मात खा गया है। राहुल गांधी के लिए भी बड़ा अहम था, लेकिन यह भी मात खा गए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी रिपोर्ट हमारी रहेगी मिडनाइट एक्शन जो अरविंद केजरीवाल पर हुआ है। अचानक तबीयत भी खराब हो गई है। सीबीआई भी इस मामले को लेकर बड़े खुलासे करने की बातें कह रही है। आज क्या कहा यह आपको बताऊंगा। आखिर में बात करूंगा घाटी में आतंकवादियों पर हमारे सैनिकों ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है और पाक से जो आतंकी आ रहे हैं उनका सफाया करने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन पहली रिपोर्ट क्या कहती है, आइए पहली रिपोर्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं। चुनाव से पहले कैसे विपक्ष हार गया है यह मैं आपको बताऊंगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही हार मान ली। स्पीकर के चुनाव पर कौन क्या बोला है, किस नेता ने क्या बोला है, यह मैं आपको आज बताऊंगा। और किसे मिलेगा डिप्टी स्पीकर का पद, इस पर भी हमने एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं किस तरह से विपक्ष कल बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, लेकिन आज जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष के सारी चाल चारों खाने चित हो गए। देखिए रिपोर्ट। I invite Shri Om Birla to occupy the chair. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर जो विपक्ष कल तक शर्तें रख रहा था, हंगामा कर रहा था, इतना ही नहीं अपना प्रत्याशी उतार कर अंतिम लड़ाई के लिए तैयार था, उस विपक्ष ने आज हथियार डाल दिए। जिस विपक्ष को खुद के मजबूत होने का गुमान था, वो मजबूती 24 घंटे भी नहीं टिक पाए। आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही ओम बिड़ला को ध्वनिमत से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। विपक्ष को पहले से पता था कि संख्या बल में वो सत्ता पक्ष से बहुत पीछे हैं, लेकिन महज विरोध दर्ज कराने और सदन में अपनी अहमियत दिखाने के लिए विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव का स्वांग रचा। लोकसभा में पहली हार से तिलमिलाए विपक्ष के जख्मों पर स्पीकर ओम बिड़ला ने आपातकाल की निंदा वाला नमक छिड़क दिया। गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था। आपातकाल कांग्रेस का वो काला इतिहास है जिस पर आज कांग्रेस बात करने से भी बचती है। यही वजह है कि जब सदन में आपातकाल के दौरान जान गंवाने वालों के लिए मौन रखा गया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। तो देखा आपने किस तरह से हंगामा किया गया। लेकिन आज सदन के अंदर और क्या कुछ हुआ है। हमारे सामने दो केस थे जिनकी स्टडी हमने की है और आपके लिए ये केस हम लेकर आ गए। सबसे पहले केस 1 क्या कहता है जान लीजिए। ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, ध्वनि मत से उन्हें चुना गया है और ओम बिड़ला का चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर गए। सदन में ओम बिड़ला का स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिड़ला के काम की तारीफ की। इधर सहयोगी चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल ने भी उनकी तारीफ की है। सत्ता पक्ष ने इस दौरान विपक्ष को कहा है कि आप हंगामा जो करते हैं उस पर जरा देखिए, समझिए, ये नसीहत दी है। केस 2 आपके सामने आ गया है। आज वरिष्ठ किस तरह से तेवर दिखे वो आपको बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर ढीले पड़ गए। प्रत्याशी का समर्थन विपक्ष ने किया और राहुल ने अब डिप्टी स्पीकर का राग अलाप दिया है। बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद देने के मूड में नहीं है और विपक्ष ने ओम बिड़ला पर आज सदन के अंदर तंज कसा है। क्या कहा, हमें उम्मीद है आप हमारी आवाज उठाने देंगे, यह कहा राहुल गांधी ने। निष्पक्षता इस पद की महान जिम्मेदारी है, यह कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन जहां आज स्पीकर पर विपक्ष की हार हुई है, वो नसीहत भी दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी नजर अभी टिकी हुई है डिप्टी स्पीकर पर। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद विपक्ष अब डिप्टी स्पीकर के पद की आस लगाए बैठा है। 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रह गया था। पिछली लोकसभा में विपक्ष कमजोर था तो इस पद के लिए भी दावा नहीं कर सका, लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की संख्या बढ़ गई है। यही वजह है कि विपक्ष बार बार डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। बातचीत हो रही है, बातचीत चलेगी। ये वही विपक्ष है जिसने संवैधानिक परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, सालों बाद स्पीकर का चुनाव करने के लिए प्रत्याशी उतारा। ऐसे में अब बीजेपी भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है या 17वीं लोकसभा की तरह ही ओम बिड़ला अपने दम पर सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। सवाल कई सारे थे स्पीकर को लेकर, लेकिन हमने फुल एक्स-रे रिपोर्ट इस पर तैयार की है। स्पीकर को लेकर इतिहास क्या कह रहा है, आइए मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। इतिहास बहुत कुछ कहता है। आइए जरा हम आ गए इतिहास में। ये आप देखिए, इतिहास में हम आ गए जो स्पीकर को लेकर बहुत कुछ कहता है। ये बताते हैं क्या होता है। इससे पहले कई स्पीकर हैं जो 2 बार निर्वाचित किए गए हैं। कई सारे स्पीकर हैं। पहले स्पीकर थे मावलंकर, जिनका निधन हुआ 1956 में, और उस दौरान निधन के बाद अनंत शयनम अयंगर दूसरे अध्यक्ष बने। लोकसभा वही थी, भंग नहीं हुई। अयंगर को एक बार फिर लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। 1957 से 1962 तक अयंगर दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर रहे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं 1967 से 1969 और मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक उनका कार्यकाल रहा। इतिहास और बड़ा है। 1969 में डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों स्पीकर बनाए गए। इसके बाद हम जाते हैं उनके कार्यकाल में, तो 1969 से 1971 और मार्च 1971 से 1975 तक वो अध्यक्ष रहे। डॉक्टर बलराम जाखड़ 7वीं लोकसभा के स्पीकर बनाए गए। इनकी एक विशेष बात भी है दर्शकों, इनका कार्यकाल 1980 से 85 और 1985 से 1989 तक, यानी पूरा 10 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने 2 कार्यकाल अपने अच्छे से पूरे किए। अब क्या हो रहा है, अब बलराम जाखड़ बनाए गए। उसके बाद आते हैं गंती मोहन चंद्र बालयोगी, जो 12वीं लोकसभा के स्पीकर बने। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे। ये इतिहास की बात हो गई। लेकिन अब मैं आता हूं वर्तमान में। वर्तमान जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में एक बार फिर ओम बिड़ला बनाए गए। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्या कह रहा है वर्तमान, आइए वर्तमान में हम आ गए। वर्तमान बहुत कुछ कहता है, दिखाइए जरा क्या वर्तमान में आया है आज। ये देखिए, वर्तमान बहुत कुछ कह रहा है दर्शकों। ओम बिड़ला दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं और ये 6ठे स्पीकर हैं दूसरी बार निर्वाचित होने वाले। बड़ी बात क्या है, कार्यकाल पूरा होते ही बिड़ला बलराम जाखड़ की बराबरी कर लेंगे। साथ ही आपको बता दूं, ओम बिड़ला कोटा से लगातार 3 बार सांसद चुने गए। इतना ही नहीं, कोटा साउथ से वो विधायक भी रह चुके हैं पहले। और साथ ही साथ स्पीकर चुने जाने के बाद बिड़ला ने इमरजेंसी की निंदा भी की। आपको यह भी बता दूं कि इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लेकिन श्रद्धांजलि देने के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। आप सोचिए, और बिड़ला पर बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के खिलाफ इसके बाद एनडीए के सांसदों ने आवाज उठाई, कांग्रेस को घेरा, और सांसदों के बाहर जाते ही एनडीए के सांसदों ने आज नारेबाजी भी की है। तो ये आपने वर्तमान देख लिया दर्शक। लेकिन भविष्य क्या कह रहा है, किस तरह से भविष्य बता रहा है, क्या क्या होने वाला है, आइए हम रुक करते हैं भविष्य की तरफ। तो अब मैं आ गया हूं दर्शकों भविष्य में। भविष्य क्या कह रहा है, स्पीकर तो चुन लिया गया है, लेकिन क्या ये रार थम जाएगी? भविष्य क्या कहता है? 18वीं लोकसभा की कार्यवाही बड़ी दिलचस्प रहने वाली है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा में इंडी अलायंस अपनी मजबूती दिखाएगा। सत्ता पक्ष के हर फैसले में वो अड़ंगा लगाने के लिए भी तैयार रहेगा। विपक्ष बार बार परंपरा का भी मुद्दा उठाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए स्पीकर पद रखना बेहद अहम है। क्यों है? सदन में चर्चा के लिए एजेंडा तय करने में उन्हें आसानी होगी। और क्या कहता है भविष्य? सदन में स्पीकर का फैसला ही सर्वमान्य होता है तो यह फायदा मिलेगा, क्योंकि
बीजेपी इस बार गठबंधन की सरकार चला रही है, यानी एनडीए है, सहयोगी दलें टीडीपी और जेडीयू, और सरकार खतरे में अगर पड़ती है तो फिर स्पीकर का रोल बड़ा अहम हो जाता है, यह भविष्य कह रहा है। लेकिन भविष्य तो आपने जान लिया, लेकिन नेता इस पर भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। आज सदन में हंगामा हुआ, क्या कह रहे हैं नेता, सुनिए जरा। अगर सर्वसम्मति से ये चुनाव होता तो हमेशा बेहतर होता, क्योंकि स्पीकर सबके हैं। लेकिन बहुत अचंभे की बात है कि इस बार विपक्ष ने कंसेंसस को कंडीशनल कर दिया। ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में, कहीं पर भी इंडी अलायंस ने डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को नहीं दिया। अपना ही स्पीकर रखा, अपना ही डेप्यूटी स्पीकर रखा। लेकिन यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं कि बीजेपी जो पिछले 10 साल से परंपराओं को तोड़ती चली आ रही है, शायद उनको सद्बुद्धि आए और परंपरा को, कन्वेंशन को कायम रखे कि स्पीकर उनका और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का, बट दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस। विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता। इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ आई है, उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है, तो ऐसे में अगर उनकी एक छोटी सी मांग है कि 8 बार के सांसद जो सबसे सीनियर भी हैं इस पद के लिए, वही सभी अर्हता को फुलफिल भी करते हैं और दलित समाज से भी हैं, तो अगर के सुरेश जी को अगर सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर बनाती है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। एक गलत परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, स्पीकर सदन का एक संवैधानिक एक पद भी है और वो सबको साथ लेकर चलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही जो परंपरा है ये निश्चित रूप से गलत है। सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है। अगर सहमति वो चाहते हैं तो सहमति सबकी बातें सुनने के बाद होती है और सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दों को पहले और कौन से मुद्दों को बाद में लेगी। तो ये पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आज एक्स्ट्रा रिपोर्ट में एक और खबर हमारे पास आई है। कौन सी वो खबर है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या हुआ है, मिडनाइट एक्शन देखने को मिला है। रातों रात आखिर कैसे तबीयत खराब हो गई, ये मैं आपको बताने वाला हूं। केजरीवाल ने क्या सिसोदिया के सारे राज खोल दिए हैं, ये भी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। और सीबीआई का सामना कैसे करेंगे अरविंद केजरीवाल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एकाएक आखिर हुआ कैसे, क्या हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, जो बेल मिली थी उस पर क्या क्या हुआ है, आइए आपको बता देता हूं। 3 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा 3 तस्वीरें। क्योंकि हाईकोर्ट से जमानत रद्द हुई, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हुई। हालांकि बाद में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल को झटका लग रहा है। हाईकोर्ट से भी जमानत रद्द हो गई और सीबीआई ने भी इस मामले को लेकर कई सारे खुलासे कर दिए हैं और आज दिन भर का पूरा घटनाक्रम हमें यही देखने को मिला। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर किस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल फंस रहे हैं। देखिएगा। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल पर दोहरी मार पड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक तो लगा ही दी थी, अब सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह कि सीबीआई ने केजरीवाल को कोर्ट परिसर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले में अब केजरीवाल पर दोहरा शिकंजा कसा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को पहले ही जांच के घेरे में लाया, अब सीबीआई ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। मौजूदा हालात देखें तो अब अरविंद केजरीवाल का जांच एजेंसियों के दौरे शिकंजे से बचना मुश्किल लग रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल पर जांच एजेंसियों के डबल अटैक से आप हमलावर हैं। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के सीबीआई के समय पर सवाल उठाया। आप नेताओं का अभी भी कहना है कि जांच एजेंसियां जानबूझकर केजरीवाल को जेल में रखना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्हें एक के बाद एक दूसरी एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी सीबीआई के एक्शन को तानाशाही बताया।
जांच एजेंसियों के दौरे जाल में फंसे केजरीवाल अब आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। केजरीवाल अभी भी कोर्ट के सामने खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या केजरीवाल घोटाले के सबूतों को नकारना चाहते हैं। सवाल ये भी कि जांच एजेंसियों की जांच आखिर कहां तक पहुंचेगी। केजरीवाल और शराब घोटाले की एक्सरे रिपोर्ट आपको बताऊं उससे पहले केस स्टडी बहुत जरूरी है, और आज केस स्टडी बड़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये पूरा केस है कोर्ट का। क्या हुआ, सबसे पहले केस 1 आपको बताते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने आज दलील दी। हाई कोर्ट से जमानत पर रोक के बाद गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड बहुत जरूरी है। सीबीआई कहती है केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, उनके वकील कहते हैं, और नई शराब नीति सिसोदिया का आइडिया था। सीबीआई के वकील दावा करते हैं तो कोर्ट इस पर टिप्पणी करता है। कोर्ट कहता है बयान वैसा नहीं है जैसा वकील कह रहे हैं। इसके बाद सीबीआई के वकील ने फिर कहा, क्या कहा कोर्ट में, हमने अगर बयान पढ़ दिया तो ये दिक्कत में आ जाएंगे, ये यानी अरविंद केजरीवाल। वकील ने कोर्ट में केजरीवाल का बयान पढ़ा। इसके बाद क्या कहते हैं, केजरीवाल ने नई नीति के 3 उद्देश्य बताए थे। रेवेन्यू बढ़ाना, लंबी लाइनें खत्म करना। सीबीआई ने पूछा निजीकरण किसका विचार था, तो केजरीवाल ने कहा कि यह मेरा विचार नहीं था। यह बात हुई सीबीआई की। अब अरविंद केजरीवाल के वकील क्या कह रहे हैं, केस 2 आपको बता देता हूं। केजरीवाल के वकील कोर्ट में दलील देने के लिए पहुंचे। कहा सीबीआई की दुर्भावना है केजरीवाल की गिरफ्तारी, सीबीआई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल ने सीबीआई के दावे को खारिज कर दिया। कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि सिसोदिया दोषी हैं। अरविंद केजरीवाल आगे कोर्ट में कहते हैं सिसोदिया निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूं और आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है। इनका प्लान है कि हमें मीडिया में बदनाम किया जाए। केजरीवाल ने आगे कहा सीबीआई का आइडिया है कि कल फ्रंट पेज पर टॉप हेडलाइन होनी चाहिए। केजरीवाल ने ठीक रहा, मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है। यह हमने आपको केस स्टडी बताई जो कोर्ट के अंदर हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए जरा। गुनाहगार है, गुनाहगार को सजा मिलेगी। कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट जो भी करेगी अच्छा करेगी और कोर्ट का निर्णय सबको मालूम है। जमानत मिली, बीवी वो अपर जाके अपर हाउस में रद्द कर दी गई और उसके बाद में लगातार जो प्रूफ है, तथ्य किस हैं उनके पास में, कोर्ट के पास में, कोर्ट निर्णय करेगी। लेकिन गुनाहगार को सजा मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, वो किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता। कल आपातकाल का रोना रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री को जिसको पीएमएलए के मामले में जमानत मिल गई, हाई कोर्ट में ईडी पहुंच के जमानत रुकवा देती है और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसके ठीक पहले सीबीआई उन पर झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। इससे बड़ा आपातकाल की स्थिति कोई नहीं हो सकती। हमें तैयार करनी थी एक्स्ट्रा रिपोर्ट। इसके लिए शराब घोटाले का इतिहास क्या है, क्या कार्रवाई हुई है, इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास में। आपको बताते हैं, आइए इतिहास का रुख करते हैं। इतिहास क्या कहता है, तो अब मैं आ गया हूं दर्शकों इतिहास में। इतिहास बहुत कुछ कहता है। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने शराब घोटाले में एफआईआर दर्ज की। इतिहास बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा अहम है। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। 28 सितंबर 2022 ईडी ने समीर महेंदु को गिरफ्तार किया। 30 नवंबर 2022 सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी होती है। 26 फरवरी 2023 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 15 मार्च 2024 ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया और इसके बाद 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत मिलती है और 2 जून 2024 केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। 20 जून 2024 राउज एवेन्यू कोर्ट के से केजरीवाल को जमानत मिलती है। लेकिन यहां तक तो आपने देख लिया। अब मैं आपको वर्तमान में ले आता हूं। वर्तमान में बहुत कुछ बातें हैं जो सामने आई। आइए रुक करते वर्तमान का। वर्तमान क्या कह रहा है ये आप देखिए।
वर्तमान में मैं आ गया हूं। वर्तमान क्या कहता है आइए जानते हैं। लोअर कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई है, वॉल 6 पर दीजिए। और 25 जून को हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। इसके बाद क्या हुआ? सीबीआई ने आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात क्या रही? केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाता है। केजरीवाल की 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई को केजरीवाल की कस्टडी दी है। 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर केजरीवाल को भेजा गया है। केजरीवाल की तबीयत फिर खराब हो गई दर्शकों, लेकिन क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल एकदम बढ़ा। आपने इस दौरान सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठा दिए हैं। आम आदमी पार्टी बहुत सारे सवाल उठा रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए हमें कहां चलना होगा आप बेहतर जानते हैं। हमें चलना होगा भविष्य में। आइए अब रुख करते हैं भविष्य का। भविष्य क्या कह रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर? मैं आ चुका हूं, आपको बताता हूं बिना देर के। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल भविष्य में और बढ़ने वाली है दर्शकों। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि केजरीवाल की रिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। सीबीआई पूछताछ में नए सबूत खोजने की तैयारी में है। सबूत अगर मिले तो जमानत और ज्यादा मुश्किल हो सकती है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है और पार्टी की अगर मान्यता रद्द हो गई तो दिल्ली के चुनावों में बड़ा नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल की सत्ता पर भी असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री का पद भी उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन ये सारे सवाल भविष्य के हैं और ये सारे भविष्य में क्या करेंगे अब यही देखना होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी पारा हाई है। कौन सा नेता क्या कह रहा है सुनिए जरा। 2 साल से हम कहते आ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा दिल्ली का कथित शराब घोटाला फर्जी है। इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। वो आज भरी अदालत में देश के सामने ये बाहर आ गया कि कैसे सीबीआई केवल और केवल एक राजनीतिक भोंपू है, झूठ बोलता है, अपनी चार्जशीट में भी झूठ लिखता है और कोर्ट के सामने भी। इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। वो निकल ना पाए, जनता के बीच में ना पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। मैंडेट का झटका के बावजूद ये अथॉरिटेरियन तेवर खत्म नहीं हुए। ईडी, आईटी, सीबीआई को अपने दरवाजे पे बांध के बैठे हुए हैं ये लोग। लोगों ने संदेश दिया है और विधानसभा में इससे बड़ा संदेश देंगे। तो अब हमारी तीसरी एक्सरे रिपोर्ट की तैयारी है। तीसरी रिपोर्ट भी बहुत कुछ कहती है। तीसरी रिपोर्ट क्या कह रही है आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। तीसरी रिपोर्ट क्या कहती है दिखाइए। ये आप देखिए, घाटी में आतंकी घिर गए हैं। मैं आपको क्या बताने वाला हूं, किसके आदेश से आतंकियों का सफाया हो रहा है, क्या होगा सेना का अगला कदम, और आखिर में बताऊंगा आतंकियों के सफाए से पाकिस्तान कांप रहा है दर्शकों, कांप रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं, एक्सरे रिपोर्ट जब हमने तैयार की तो कुछ तथ्य हमारे सामने आए। क्या है वो आपको बताता हूं। ये आप देखिए, घाटी में शांति कायम करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सेना को पूरी छूट दे दी गई है। सरकार बनते ही गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में, और पिछले दिनों उन्होंने सभी एजेंसियों के चीफ के साथ बैठक की जो आप देख रहे हैं। उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में आतंक के खात्मे का पूरा मास्टर प्लान खुद एनएसए अजीत डोभाल ने बनाया और अब घाटी में उस एक्शन प्लान को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। बड़ी बात क्या है, अमन के दुश्मनों पर भारतीय सेना के जवान काल बनकर टूट गए, काल बनकर, और आतंकिस्तान के गुर्गे जो इधर उधर घूम रहे थे वो अब बिल खोजने में लगे हुए हैं, कहां छिप जाएं। लेकिन सेना के जवान उन्हें बिल से खोज खोज कर जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। रियासी हमले के बाद से सेना लगातार आतंकियों की तलाश में, और आज डोडा इलाके में, ये जो डोडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। सेना ने एक्शन शुरू कर दिया। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय जवान आतंकियों के सफाई के लिए एक्टिव हो गए। शाम होते होते एक्सरे रिपोर्ट तैयार करते करते
आतंक के 3 सौदागरों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। तो ये हमारे सेना के जवान जो एक्शन में है, लेकिन कैसे पूरी कार्रवाई की गई है वो इस रिपोर्ट में देखिए। दिन बाद बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गई है। भारतीय जवानों ने कसम खा ली है कि वो एक और रियासी नहीं होने देंगे। बाबा के भक्तों पर उठने वाली हर बुरी नजर को ये जवान नोच लेंगे। आतंकिस्तान के मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना के जवान पूरी ताकत से जुट गए हैं। आज सुबह जैसे ही डोडा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली, सेना आतंकियों के सफाए में जुट गई। डोडा एनकाउंटर में लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये जो आप आवाजें सुन रहे हैं, ये फाइनल असॉल्ट की आवाजें हैं। लगातार जो है आतंकियों के ठिकानों पर सुरक्षा बल जो है वो प्रहार कर रहे हैं। सेना का ये ऑपरेशन डोडा जिले के गंढों के सिनो इलाके में जारी है। सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच सुबह से फायरिंग हो रही है। सेना को जानकारी मिली थी कि यहाँ 3 से 4 आतंकी छिपे हैं। घने जंगल होने की वजह से सेना के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, आतंकियों के ठिकाने को स्पॉट किया और एक एक कर 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। सेना अभी भी इलाके में कॉम्बिंग कर रही है। आतंकी हो या आतंकी का मददगार, अब की बार सभी पर करारा प्रहार तय है। तो आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हमने क्या केस स्टडी किए। 2 केस फिर से हमारे सामने आ गए। पहला केस क्या कहता है आपको बताता हूं। घाटी की शांति से आतंकिस्तान परेशान हो गया है। पीओके में भी पाकिस्तान की खिलाफत हो रही है और पाकिस्तान के हाथ से पीओके फिसल रहा है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां हो रही है। जम्मू कश्मीर की शांति पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है और आतंकियों के जरिए बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन केस 2, घाटी में अमन सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारत सरकार और आतंकियों के सफाए का प्लान भी पूरा तैयार है। यानी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा, ये रक्षा मंत्री कह चुके हैं। और अमरनाथ यात्रा पर भी सरकार का फोकस है। आतंकियों का संपूर्ण सफाया, फिर कह रहा हूं, संपूर्ण सफाया सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनके मददगार भी इस समय टारगेट पर आ गए। और जब मैं कहता हूं कि मददगार टारगेट पर आ गए, तो जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन कैसे चल रहा है, हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। डोडा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और अब ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव में है। लगातार सुरक्षा बल पूरे इलाके को सघन तलाशी कर रहे हैं। वहां पर आप ढोक के पास अगर सरजीवन आपको जूम करके दिखा पाएं तो भारतीय सेना जो है वो पूरे उस इलाके में पहुंच गई है। कोशिश ये है कि तीनों आतंकी जो मारे गए हैं, माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के तीनों आतंकी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इस बात की कंफर्मेशन दी है कि 3 आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और लगातार अब पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। ये वही आतंकियों का ग्रुप है जिसने 13 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला किया था, जब एक सर्च पार्टी जो है आतंकियों की लोकेशन की तरफ जा रही थी। 3 आतंकी मारे गए हैं। इनके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं, एक जिसमें M4 कार्बाइन बताया जा रहा है। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस एरिया को क्लियर किया जाए। आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन इतिहास में आपको लेकर चलता हूं पिछले कुछ सालों में कैसा आतंकियों का सफाया किया। आइए रुक करते हैं। ये आप देखिए, मैं आ गया हूं इतिहास, कैसे सफाया किया जा रहा है। दिखाइए जरा क्या कह रहा है आतंकियों के सफाया का इतिहास। 2017 में 222 आतंकी ढेर कर दिए गए। 2018 में 271 आतंकी मारे गए। 2019 में 163 आतंकियों का सफाया कर दिया। 2020 में 221 आतंकियों को मार गिराया। 2021 में भी लगातार कार्रवाई की। 22 में 182, 22 में 193, माफ कीजिएगा, आतंकी मारे गए। और 2023 में कुल 76 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, ध्यान होगा, इस साल अब तक 100 आतंकी ढेर किए गए। लेकिन वर्तमान में क्या ऑपरेशन सेना अंजाम दे रही है, आइए रुक करते वर्तमान का। आपको वर्तमान में बताता हूं मैं किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। मैं आ गया हूं वर्तमान में, क्या कह रहा है वर्तमान, किस तरह का ऑपरेशन है, दिखाइए जरा। रियासी हमले के बाद एक्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया।
और एमएचए से सुरक्षा बलों को खुली छूट मिल गई है। एमएचए ने कह दिया है कि आतंकियों का चुन चुन कर सफाया हो और डोडा में आज 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। घाटी में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वाहनों की सघन तलाशी भी ली जा रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा के कई स्तर की सुरक्षा देखी जा रही है और वैष्णो देवी में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एलओसी पर घुसपैठ रोकने के लिए भी सख्ती की जा रही है और घाटी ने अंदर जहां घाटी में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती हो गई है, ये सेना अभी कार्रवाई कर रही है। लेकिन भविष्य में सेना का क्या प्लान है, आइए रुक करते हैं भविष्य का। अब मैं आ गया हूं भविष्य में और सेना की क्या तैयारी है भविष्य में, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना का प्लान क्या है भविष्य का? क्या प्लान है? आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। घाटी से आतंकियों का सफाया पहली प्राथमिकता है और इतना ही नहीं, आतंक के आकाओं पर भी एक्शन लिया जाएगा। जो भी आतंकी हैं, मददगार हैं उनके, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और आतंकवाद के समर्थक चिन्हित किए जाएंगे और फिर टेरर फंडिंग वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। युवाओं को जागरूक किया जाएगा साथ ही साथ, और ताकि घाटी में अमन और शांति बनी रहे, यह भविष्य हमारा कहता है। तो 3 एक्सरे रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी एक्सरे रिपोर्ट अच्छे से समझ आ गई होगी। कल फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए रिपब्लिक।